दोस्तों, ये सन 2000 की बात है जब चार दोस्त इंडिया में एक इंडियन कंपनी खोल रहे थे। वो कंपनी HP, डेल, सोनी जैसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स पूरे इंडिया में बेचने का काम किया करती थी। ईयर 2008 आते आते इस इंडियन कंपनी ने मोबाइल बनाने की शुरुआत की। दोस्तों, इंडिया में इंडियन कंपनी इंडियन ब्रांड के साथ इंडिया के लिए मोबाइल बनाने का काम शुरू करती है और इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे नोकिया, सैमसंग इनको टक्कर देने की शुरुआत करती है। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, 2014 आते आते यही इंडियन कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कंपनी बन जाती है। बट फिर चीजें पलटती हैं। मार्केट में चाइनीज कंपनीज आती हैं, इंडिया में 4G आता है, इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस आता है और देखते ही देखते ये कंपनी उसको झेल नहीं पाती और अल्टीमेटली 2017 आते आते इस कंपनी का नामो निशान मिट जाता है। पर एक बात जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो बात यह है कि हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता तो वो है जो गिरकर फिर से उठता नहीं। और गिर के उठने वाले को हम माइक्रोमैक्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 2020 में वही माइक्रोमैक्स, वही एक छोटी सी इंडियन कंपनी जिसने 2014 में सबको पछाड़ के नंबर 1 बन गई थी, आज वापस से एक नई शुरुआत करने के लिए, कम बैक करने के लिए, चीनी कम करने के लिए तैयार बैठी है। तो चलिए कुछ चीनी कम करते हैं और जानते हैं माइक्रोमैक्स की सक्सेस, उसका डाउनफॉल और वापस से उसका कम बैक किस तरह से हो रहा है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो इंस्पायरिंग अंकित। दोस्तों, इस चैनल पे हम इसी तरह से इंस्पायरिंग स्टोरीज लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है और आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैक्स की और आज मैं आपको पूरी शुरुआत से लेकर एंड तक की स्टोरी बताने वाला हूं कि किस तरह से एक इंडियन ब्रांड, एक इंडियन कंपनी कैसे वो सक्सेसफुल हुआ, किस तरह से उनकी शुरुआत हुई, फिर किस तरह से उनका डाउनफॉल हुआ, क्या वजह थी, उन डाउनफॉल से हमें क्या सीखने मिलता है और एक और चीज जो इस पूरी वीडियो को इंस्पायर बनाती है, उनका कमबैक। तो शुरू करते हैं हम 2000 से। माइक्रोमैक्स की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से। उसमें से एक का नाम है राहुल शर्मा, जिसने अपने और 3 दोस्त विकास जैन, सुमित अरोरा एंड राजेश अग्रवाल इनके साथ ईयर 2000 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में माइक्रोमैक्स कोई मोबाइल नहीं बनाता था, वो सिंपल बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जैसे कि डेल, HP और सोनी इनके प्रोडक्ट्स का पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालते थे। धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया, माइक्रोमैक्स ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सेल्स और वायरलेस इक्विपमेंट में भी अपनी सर्विस देनी शुरू की। उस समय की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जैसे एयरटेल, वोडाफोन, इन सबको वायरलेस इक्विपमेंट देने का काम ये किया करती थी। दोस्तों, ईयर 2000 से लेकर 2008 तक इनका काम ऐसे ही चल रहा था। बट तभी ईयर 2008 में कुछ ऐसा होता है जिससे जो माइक्रोमैक्स आज आप जानते हो उस माइक्रोमैक्स की शुरुआत होती है। राहुल शर्मा जो अपनी कंपनी के किसी काम की वजह से बहरमपुर जो कि उड़ीसा में पड़ता है वहां के किसी एक गांव से गुजर रहे थे और जाते हुए उनकी नजर एक टेलीफोन बूथ पे पड़ी। राहुल शर्मा उस बूथ को देख के थोड़ा सा चौंक गए थे। द रीजन इज उस एरिया में, उस विलेज में लाइट थी ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी ही नहीं और फिर भी एक PCO बूथ वहां पे चल रहा है। उसको देख के वो थोड़ा शॉक हो गए। वो उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और वहां पर उस आदमी से मिलने गए। उनका सबसे पहला सवाल यही था, भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तुम ये PCO चला कैसे रहे हो? तब PCO के मालिक ने एक बड़ी सी ट्रक की बैटरी दिखाई और बताया कि इससे मैं अपना पूरा PCO बूथ चला लेता हूँ। राहुल शर्मा अपना मोबाइल चेक ही कर रहे थे और देखते हैं कि यहाँ पे तो नेटवर्क है ही नहीं। तो डेफिनेटली उन्होंने यही सवाल उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं है, तो तुम ये PCO बूथ चला कैसे ले रहे हो? यहाँ पे कॉल्स वगैरह कनेक्टिविटी कैसे आती है? तब उन्होंने अपना एक इंडियन जुगाड़ दिखाया जहाँ पे उन्होंने अपने PCO के टेरेस पे एक बड़ा सा एंटीना लगा रखा था, उसमें कुछ वायरिंग सिस्टम्स जोड़ रखे थे और उसके थ्रू वो नेटवर्क कैच करके लोगों की बात करवाते थे। फिर राहुल ने एक और लास्ट सवाल उनसे पूछा कि भाई ये तो बात ठीक है कि तुम इस तरह से काम चला रहे हो, लेकिन ये बैटरी को चार्ज कैसे करते हो? इस गाँव में तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि पास ही में 11 किलोमीटर दूर एक गांव है, मैं रोज रात को जाता हूँ, वहां इस बैटरी को चार्ज करता हूँ और फिर वापस से सुबह इसे ले आता हूँ और अपना PCO चलाता हूँ। दोस्तों, इस बात ने राहुल को थोड़ा सा झंझोड़ दिया था। उसके मन में काफी सवाल उठ रहे थे और उसके मन में काफी आइडियाज भी आ रहे थे। अपने ऑफिस में वापस पहुंचते ही उसने अपने दोस्तों से इस घटना के बारे में बताया
और उसने एक आइडिया सबके सामने रखा कि क्यों ना अब माइक्रोमैक्स मोबाइल बनाना शुरू करे। दोस्तों ये बात थोड़ी अटपटी थी क्योंकि किसी भी इंडियन कंपनी ने कभी भी मोबाइल के बिजनेस में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में कभी हाथ नहीं डाला था। वो लोग सोच रहे थे अरे राहुल क्या सोच रहा है, दिमाग खराब तो नहीं हो गया, कहीं बुखार उखार तो नहीं तुझे, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया। लेकिन राहुल शर्मा ने किसी तरह से उन्हें कन्विंस कर ही लिया। दोस्तों माइक्रोमैक्स के सारे पार्टनर्स कन्विंस तो हो चुके थे कि अब हम मोबाइल बनाने की शुरुआत करेंगे, पर अब सवाल ये था 2008 में जहां पर नोकिया मार्केट का किंग था और सैमसंग, एलजी जैसी छोटी छोटी कंपनीज इंडिया में पांव पसार रही थी कि ये एक इंडियन कंपनी का मोबाइल कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा। इस सवाल का जवाब राहुल शर्मा के पास था और जवाब था बैटरी। बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आ गई लेकिन उन्होंने कभी भी इंडिया के गांव, इंडिया के कस्बों को नहीं देखा जहां पर इलेक्ट्रिसिटी शायद ही आती थी। और वहां पे अगर लोग मोबाइल यूज करना चाहते थे तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मोबाइल चार्जिंग का। दोस्तों मैं खुद जानता हूं कि उस जमाने में 25-25 रुपए में अपने मोबाइल चार्ज कराने के लिए बैटरी सिस्टम्स लोग लगाते थे गांव के अंदर, और इस प्रॉब्लम पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और तभी माइक्रोमैक्स को लगा कि अगर इंडियन मार्केट में एंट्री पानी है तो इस मुद्दे को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया तो गांव गांव में हमारा फोन बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो माइक्रोमैक्स ने सोचा कि क्यों ना ऐसा मोबाइल बनाया जाए जिसे एक बार चार्ज करे तो पूरे महीने भर उसे चार्ज करने की जरूरत ना पड़े। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ माइक्रोमैक्स ने शुरुआत की और अपना पहला ट्रायल वर्जन जो कि सिर्फ 10,000 मोबाइल्स थे उनको मार्केट में उतारा, और ये 10,000 पीसेस की सेल डिसाइड करने वाली थी माइक्रोमैक्स का फ्यूचर। क्या आप यकीन करेंगे कि ये 10,000 मोबाइल सेट बेचने में कितना टाइम लगा होगा? हर कोई उस समय पे नोकिया, सैमसंग ऐसी कंपनीज को जानता था। माइक्रोमैक्स ये कौन सी कंपनी है, इसको कोई नहीं जानता था। बट यकीन करेंगे ये सारे के सारे मोबाइल मात्र 10 दिन में बिक गए। अब माइक्रोमैक्स ने यहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखा। नोकिया, सैमसंग जैसी कंपनी को टक्कर देने के लिए माइक्रोमैक्स पूरी तैयारी कर चुका था, और फीचर्ड फोन जो उस समय की खासियत थे उसमें माइक्रोमैक्स ने बाढ़ ही ला दी, और अच्छे से अच्छे, सस्ते से सस्ते फीचर्ड फोन लोगों को मिलने लगे जिसकी बैटरी बहुत ही स्ट्रांग होती थी। अब आ जाता है ईयर 2010। 2010 एक ऐसा ईयर था जिसने हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से बदल दिया। एंड्रॉइड, जी हाँ दोस्तों एंड्रॉइड। 2010 में सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी सीरीज लॉन्च की और इंडिया में छा गया। एक तरफ सैमसंग एंड्रॉइड फोन्स के साथ इंडिया में अपनी पकड़ बनाता जा रहा था, और दूसरी तरफ नोकिया मार्केट से गायब होता जा रहा था, क्योंकि मार्केट में क्या नया चेंज है उसको नोकिया समझ नहीं पाया। बट प्रॉब्लम ये थी कि सैमसंग के एंड्रॉइड फोन सबके लिए नहीं थे, वो इतने महंगे थे कि हर एक की पॉकेट में आ ही नहीं रहे थे, और इसी बात का फायदा माइक्रोमैक्स ने उठाया। माइक्रोमैक्स यहाँ पर एंड्रॉइड फोन के मार्केट में कदम रखता है, और अच्छे, सस्ते, बेटर फीचर वाले फोन जो सैमसंग अपने 10,000, 20,000 के फोन में दे रहा था, वो सारे के सारे फीचर्स के साथ बहुत सस्ते दामों पे माइक्रोमैक्स यहाँ पर पब्लिक के पास कैनवस सीरीज लेके आया। और वो सीरीज देखते देखते इतनी पॉपुलर हो गई कि 2014 आते आते माइक्रोमैक्स इंडिया की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबाइल सेलिंग कंपनी बन गई। इस समय माइक्रोमैक्स अपनी ऊंचाइयों पे था। माइक्रोमैक्स ने फोन के साथ साथ अपने फन बुक सीरीज जो कि टैबलेट पीसीज थे, माइक्रोमैक्स ने अपने टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ले आई। मैं ये कह सकता हूं कि 2014 का दौर माइक्रोमैक्स के लिए सबसे बेहतरीन, उनके गोल्डन पीरियड में से था। बट उसके बाद फिर मार्केट में एक बदलाव आया। एक तरफ जियो अपना 4G लेके इंडिया में लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज ई कॉमर्स बिजनेस लेके इंडिया में ऑनलाइन मार्केट को फैलाने के लिए आ रही थी, और यंगस्टर्स में ये कंपनीज बहुत ज्यादा फेमस होती जा रही थी। और तीसरी तरफ शाओमी, वीवो, ओप्पो जैसी कंपनीज अपने सस्ते, बेटर 4G मोबाइल्स लेके इंडिया के ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए तैयार थी। दोस्तों ये ऐसा समय था जब माइक्रोमैक्स अपनी ऊंचाइयों पे था। उसने अपने गोडाउन को अपने 2G फोन, अपने 3G फोन से पूरा भर रखा था, और वो सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में ही अवेलेबल था। ऑनलाइन मार्केट के बारे में उसने जरा भी सोचा नहीं था, क्योंकि ये सब चीजें एकदम न्यू थी, और चाइनीज मोबाइल से कंपटीशन करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। और धीरे धीरे मार्केट से माइक्रोमैक्स का नाम हटने लगा, और 2017 आते आते माइक्रोमैक्स का नाम लगभग पूरे इंडिया से गायब सा ही हो गया था। और अब दोस्तों दुनिया के लिए सबसे बुरा साल आ रहा था, ईयर 2020। ये साल इंडिया के लिए कुछ ज्यादा ही बुरा था। एक तरफ ईयर 2020 अपने साथ चाइनीज वायरस लेके आया था, और दूसरी तरफ इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर पे टेंशन बढ़ती जा रही थी, और इंडिया में बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स की मांग उठने लगी, और बॉयकॉट चाइना, चाइनाज गुड्स ये ट्रेंड करने लगा इंडिया में। दोस्तों जब हमने चाइना के टॉयज को बैन किया तो हमारे पास इंडियन टॉयज थे,
जब हमने चाइनीज सॉफ्टवेयर बैन किए तो इंडियन सॉफ्टवेयर उसकी जगह लेने के लिए रेडी थे। जब हमने चाइनीज गेम्स को बॉयकॉट किया तो इंडियन गेम्स ने उसकी जगह ले ली। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था, चाइनीज मोबाइल का ऑप्शन कहाँ है इंडिया के पास। हाँ, मैं जानता हूँ आप बोलेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो चाइना से नहीं है, जैसे सैमसंग है, जैसे और भी दूसरी कंपनी है। बट इंडिया का क्या हमारे पास कोई इंडियन ऑप्शन था? उस समय पे नहीं था। और फिर नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। पापा एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और दिल्ली की उन गलियों में कभी एक सपना देखा था कि राहुल कुछ बड़ा करना है। अच्छा, मुझे याद है कि उन दिनों बड़ी झिझक के साथ मैंने पापा से 3 लाख रुपए उधार मांगे। घर में सबसे छोटा था तो पापा ने दे भी दिए और 3 और दोस्तों के साथ मिलकर माइक्रोमैक्स की शुरुआत करी। आप सब लोगों ने देखते ही देखते माइक्रोमैक्स को देश का नंबर 1 और वर्ल्ड का 10 लार्जेस्ट ब्रांड बना दिया। अच्छा, कुछ गलतियां भी हुई हमसे, पर पहली बार कर रहे थे, काम भी कर रहे थे और सीख भी रहे थे। पर फिर एक ऐसा वक्त आया जब चाइनीज मोबाइल वालों ने मुझे मेरे देश में ही पछाड़ दिया। हारा तो तब भी नहीं था, बस लगा कि हो गया, कर लिया है हासिल तूने जो कुछ भी करना था अपने परिवार के लिए, अपने लिए। पर बॉर्डर पे जो हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। आपने फिर आवाज दी माइक्रोमैक्स को और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर दिया। बहुत सोचा कि क्या करूं, क्यों करूं, किसके लिए करूं। मुझे लगता है जिंदगी ने एक बार फिर वही लाकर खड़ा कर दिया जहां से सब शुरू किया था। पर इस बार जो कुछ भी करूंगा वो सिर्फ इंडिया के लिए। माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है लेकर इन इंडिया के। माइक्रोमैक्स एक ऐसी कंपनी जिसने पूरी सिचुएशन ही बदल दी। माइक्रोमैक्स तैयारी तो बहुत दिन से कर रही थी, लेकिन इस समय पे जब इंडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, माइक्रोमैक्स हमारे सामने अपनी मोबाइल सीरीज लेके आती है और फिर से इंडियन मार्केट पे छाने का दावा करती है। और जब ये मोबाइल इंडिया में लॉन्च हुए तो दोस्तों ये आस बन गई कि माइक्रोमैक्स फिर से वो पोजीशन हासिल कर सकती है जहां पे ये 2014 में थी। दोस्तों, माइक्रोमैक्स की ये कहानी हमको बहुत इंस्पायर करती है। स्पेशली मुझे तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके साथ आते हैं, प्रॉब्लम्स, गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ के वापस से अपने आप को उस पोजीशन पे ले आओ जहां आप पहले थे। ये काम हर कोई नहीं कर पाता, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह के काम कर पाते हैं, और माइक्रोमैक्स हमारे लिए एक ऐसा ही एक इंस्पिरेशन है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और आप भी वापस आना चाहते हैं तो दोस्तों ज्यादा सोचिए मत, अपनी गलतियों को सुधारिए और जैसे ही मौका मिलता है अपना बाउंस बैक कीजिए, क्योंकि बाउंस बैक करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हारता वो नहीं जो गिर जाए, हारता वो है जो गिर के फिर से ना उठे। तो उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो और फिर से अपनी मंजिलों के लिए अपने नए रास्ते तलाशने शुरू कर दो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं अंकित आपसे लेता हूँ अलविदा। अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी की लाइफ में इंस्पिरेशन बनके चमकते रहिए।